नमस्कार साथियों, हिंदी शिक्षण विधि सीरीज के अंतर्गत आज हम रसास्वादन विधि का अध्ययन करेंगे। इस सीरीज के अंतर्गत हिंदी शिक्षण विधियों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जा रहा है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार पधारे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और बेल आइकन का बटन अवश्य प्रेस कीजिए, जिससे नए वीडियो की सूचना आप तक जारी हो सके। देखिए रसास्वादन विधि। भाषा शिक्षण में इस विधि का प्रयोग अधिकतर कविता शिक्षण के दौरान किया जाता है। जब किसी कविता के मूल भाव को छोड़कर केवल शब्दों का रस को ग्रहण किया जाता है, तब उसे रसास्वादन विधि कहते हैं। मुख्यतः यहाँ पर दो बात महत्वपूर्ण आई हैं। एक तो ये कि इस विधि का प्रयोग है वो कविता शिक्षण के दौरान ही किया जाएगा, और दूसरा ये कि जो भाषा के शब्द हैं उनका जो मूल भाव है वो इस विधि द्वारा छात्रों तक पहुंचाने की कोशिश है वो एक शिक्षक द्वारा की जाती है। इस विधि में अध्यापक का लक्ष्य कविता का अर्थ बतलाना न होकर कविता का आनंद लेने में छात्रों को समर्थ बनाना होता है। यानी इस विधि के द्वारा क्या होता है कि कविता है उसका भावार्थ, उसका अर्थ क्या है, यह नहीं बताया जाता एक तरह से, और छात्रों को इस प्रकार से समर्थ बनाना होता है कि छात्र उस कविता के अंदर जो रस निहित है वो समझ सके, वहाँ तक वो समर्थ बन सकें। कविता पाठन का प्रमुख उद्देश्य रसानुभूति कराना होता है। अतः काव्य रसास्वादन कराने के लिए जो भी आवश्यक हो करना चाहिए, यानी रस की अनुभूति छात्रों को प्राप्त होनी चाहिए। कविता शिक्षा में मौन वाचन कराना उचित नहीं, क्योंकि कविता मन में पढ़ने की वस्तु नहीं है। यानी कविता शिक्षण में है वो मौन वाचन है वो नहीं होता है, क्योंकि कविता एक पढ़ने की वस्तु नहीं होती है। उसको भावानुसार सस्वर पढ़ना ही श्रेयस्कर होता है। यानी जिस कविता का अध्ययन कर रहे हैं उसको एक स्वर, एक लय, ताल के साथ पढ़ना ही श्रेष्ठ माना जाता है। जब छोटे छोटे बच्चे प्रणय गीतों का पाठ करते हुए अभिनय करते करते तन्मय हो जाते हैं, उस समय भी रसानुभूति चरम सीमा पर होती है। छोटे बच्चे होते हैं वो प्रणय के गीत पढ़ते पढ़ते रस की अनुभूति करते हैं। कविता पाठ में व्याकरण का प्रयोग वांछनीय नहीं है, यानी व्याकरण का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता है। व्याकरण की आवश्यकता गद्य पाठन में होती है। यानी व्याकरण का जो अध्ययन एक तरह से जो गद्य विधा है वहाँ उसका प्रयोग होता है। शब्द प्रयोग भी कविता पाठन में वर्जित है। भाषा संबंधी सभी प्रकार का अभ्यास गद्य पाठन में ही कराना चाहिए। उच्च कोटि की भावात्मक कविता में अधिक प्रश्नों का प्रयोग अनुचित है। अतः खंडान्वय विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खंडान्वय विधि में क्या होता है, शिक्षण के दौरान है वो छोटे छोटे प्रश्नों का प्रयोग होता है, लेकिन इस विधि का प्रयोग है वो कविता शिक्षण के दौरान रसास्वादन विधि में नहीं होता है। कविता के भावों को हृदयंगम करके कवि के साथ तादात्म्य स्थापित करना और भाव विभोर होकर कविता का आनंद लेना इस विधि की सार्थकता है। यानी कविता के अंदर कवि की क्या भाव निहित है उसको हृदय में एक तरह से आत्मसात करना और उसके भावों के अनुसार तालमेल बिठाना। कविता के वाचन का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यानी कविता वाचन एक पढ़ने का जो तरीका होता है उसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। अतः वाचन त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए। इस विधि का प्रयोग सभी स्तरों पर हो सकता है, चाहे प्राथमिक स्तर हो, माध्यमिक स्तर हो या उच्च माध्यमिक, तीनों स्तरों पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। उन्हीं छात्रों से वाचन कराना चाहिए जो अध्यापक के आदर्श वाचन का अनुकरण कर सके। यानी छात्रों से जब वाचन करवाना है तो उन्हीं छात्रों से करवाना चाहिए जो अध्यापक ने जो आदर्श वाचन किया है उसका अनुकरण वो कर सकते हैं। कविता पाठन में चित्रों के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। कविता कल्पना की वस्तु है, अतः छात्रों को कल्पना करने का अवसर देना चाहिए। एक तो चित्रों का प्रयोग कविता शिक्षण में इस विधि के दौरान नहीं होता है, और कल्पना का अवसर है वो बच्चों को देना चाहिए। अब देखिए इस विधि के गुण। नंबर 1, इस विधि के अंतर्गत शिक्षार्थियों की विषय में रुचि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि जब रस की अनुभूति छात्रों को होने लग जाती है तो रुचि हो जाती है। नंबर 2, बालक को सहृदयी बनाने में उपयुक्त है। बालक होता है वो कवि का जो भाव है उसी भाव को एक तरह से अपना लेता है। नंबर 3, छात्रों की यति गति तथा लय ताल का ज्ञान होता है। नंबर 4,
बालक में भावनात्मक प्रवृत्ति का विकास होता है। तो ये 4 महत्वपूर्ण इस विधि के एक तरह से गुण माने गए हैं। अब इसमें दोष है कुछ, व्याकरण एवं साहित्य के अन्य अंगों की उपेक्षा करी जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ कविता का एक रस है, उसकी अनुभूति ज़्यादातर करवाई जाती है। नंबर 2, शिक्षण की मूल भावना या मूल अर्थ गौण हो जाता है, यानी उसका अर्थ है वो वहाँ पर गौण हो जाता है, सिर्फ आनंद की अनुभूति होती है। धन्यवाद साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिए।